तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे, तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं साइंस का दूसरा मॉडल पेपर। और प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर में हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जितने प्यारे बच्चे इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि पूरा इसलिए देखना है क्योंकि मॉडल पेपर आपके लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि आप को कितने प्रश्न याद है, और आप इस मॉडल पेपर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में काफ़ी सारे प्रश्न जो ना दोस्तों इसी मॉडल पेपर से आप लोग को प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। ठीक है, और ख़ास करके इस मॉडल पेपर का खासियत बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हुए हैं ये आपका सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर में हम जो है ना बिल्कुल यहाँ पे 48 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि साइंस में आपको यहाँ पे टोटली यहाँ पे जो है ना प्रश्न दिए जाते हैं, और यहाँ पे कम से कम जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको कितना प्रश्न सही करके दिखाना पड़ता है, 40 प्रश्न दिखाना पड़ता है सही करके। 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है, सही करके दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है ना दोस्तों 48 प्रश्न को लेके आए हुए हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, मात्र 40 प्रश्न सही करके दिखाना है। ठीक है, और इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से यहाँ पे एक बार क्लास को लाइक कीजिए। लाइक करने में क्या है, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जितने प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगर जो भी प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम आपको बाद में दे देंगे। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे ये सारा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए तो परिपथ यानी कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो माप होता है ना दोस्तों वो किससे की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है वोल्ट मीटर से, और ऑप्शन बी में आपका दिया गया एमीटर से, या फिर गैल्वेनोमीटर से, और ऑप्शन डी है किसी से। तो देखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो माप की जाती है ना एमीटर से की जाती है। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि परिपथ में विभवांतर की माप किससे की जाती है, तो वोल्ट मीटर से की जाती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उसमें, या फिर चुंबकीय, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया रासायनिक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जो विद्युत फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, और सेम टू सेम जो ना, और एक प्रश्न इस तरफ एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि आपका विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको आपसे पूछा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दिष्ट धारा, या फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे बैटरी से जो है ना दिष्ट धारा यानी कि DC करंट प्राप्त होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनेमो से जो है ना दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है। तो जितने भी प्यारे बच्चों क्लास को कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो ना अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया लकड़ी, या फिर आपका गोबर गैस, और ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है कोयला। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है वही आपको बताना है। ठीक ना, चलिए देखिए यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, ये भी आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत है, गोबर गैस,
और इनके साथ साथ ये कोयला, ये तीनों जो है ना जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो है ना प्यारे बच्चों, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा 5वां प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा दोस्तों, जितने प्यारे बच्चों क्लास कर रहे हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं, कहने का अर्थ है जिसका भंडारण सीमित ना हो, यानी कि आने वाले समय में कभी खत्म ना होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसलिए एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण में आते हैं, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कोयला, पेट्रोल और यहाँ पे प्राकृतिक गैस, ये तीनों का भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये तीनों समाप्त हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। तो यहाँ पे अवकारक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इनमें जो अवकारक होगा ना दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, ठीक है ना। चलिए क्षारक विलयन क्या होता है, पहले यहाँ पे आप लोग समझिए। जिस भी विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है तो विलयन क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सबसे ज़्यादा 7 से अधिक कौन है प्यारे बच्चों, 13 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सा विलयन अम्लीय प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति क्या होता है कि जिस विलयन के pH का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों अम्लीय प्रकृति का होता है। और प्यारे बच्चों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि निम्न में pH का कौन सा मान उदासीन है। तो उदासीन क्या होता है कि जिस भी विलयन के pH का मान 7 होता है तो विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा Na2CO3 5H2O और यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है Na2CO3 10H2O। कहने का अर्थ है जो आपका धोवन सोडा होता है, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है ना। यानी कि धोवन सोडा में जो अणुजल होते हैं, कितने अणुजल होते हैं, 10 अणुजल होते हैं। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जो Na2CO3 10H2 होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 अणुजल होता है। और यहाँ पे बाकी में क्या है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो ये सारा नहीं होगा, बल्कि धोवन सोडा में कितने अणुजल होते हैं, 10 अणुजल होते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये जो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, ये किससे निकाला जाता है, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको बताना है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से कौन सा पदार्थ बनता है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका द्विरंजक चूर्ण, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर जल। तो यहाँ पे जब भी शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो इससे रिएक्ट करके कौन सा पदार्थ बनेगा, वही आपको बताना है, ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण बनता है। और प्यारे बच्चों ये जो विरंजक चूर्ण होता है ना, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम मतलब ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते प्रश्न है, जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करा है कि सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, उदासीन होता है। और जो उदासीन होगा उसका pH मान कितना होगा, 7 होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो
तो नीला तोता का जो रासायनिक सूत्र होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है वही आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत वर्ष पूछा जाओ, मतलब प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है ना। तो नीला तोता का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है CSO4 5H2 होता है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद यानी कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि आपका NaOH जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि ये जिंक से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है आपको बताना है। तो प्रोडक्ट यहाँ जो बनेगा ना प्यारे बच्चों क्या बनेगा Na2, यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पे Na2 लिखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे ZnO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है। कहने का अर्थ होता है जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड के साथ जल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे जो यहाँ पे क्या होता है कि जो दाहिना साइड होता है वो आपका क्या होता है प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो बायां साइड है दोस्तों ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतिकारक या अभिकारक जिसको कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिफल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका किस में दिया हुआ है ये वाला Na2 ZnO2 प्लस H2O, तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पीतल है, तो प्यारे बच्चों ये पीतल जो होता है ना एक प्रकार का क्या होता है मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसको मतलब सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। तो ब्रोमीन एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, ये द्रव होता है यानी कि लिक्विड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है ना ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, MBBI से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी। देखिएगा ध्यान से कि आपका निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ठीक है। संवेदी ग्राही यहाँ पे जो अंग नहीं है दोस्तों, कौन सा अंग नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है। इनके अलावा आपका हो गया कान हो गया, नाक हो गया, उसके बाद आगे तीनों जो है ना दोस्तों ये क्या संवेदी ग्राही अंग है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर क्रम में आपका संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखना, इसको रट लेना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करेंगे। देखिएगा ध्यान से कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समजात अंग क्या होते हैं वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मतलब समजात अंग कहते हैं। जैसे कि हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, ये जो है ना प्यारे बच्चों क्या है समजात अंग के उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कराएगी। निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पे क्या करा है कि हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध कहने का अर्थ होता है यानी कि कार्बन के साथ 3 होना चाहिए अणु, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं C3H4 जो कि यहाँ पे कार्बन 3 है और यहाँ पे H4 है, कहने का अर्थ है ये हाइड्रोकार्बन के क्या है प्यारे बच्चों 3 अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जो चीनी होते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है C12H22O11 होता है। इसको आप जो है ना अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये कराए कि हीलियम परमाणु की ब्रातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हीलियम परमाणु की ब्रातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, क्लास को बिल्कुल आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास को भी लाइक कर दीजिए और यहाँ पे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कहने का अर्थ है जो भी जीव जंतु यहाँ पे स्वयं पोषण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो होता है ना वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, तो वो क्या है प्यारे बच्चों, स्वपोषी के उदाहरण है। और वो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल से लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है ना पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है किसके कारण हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से हरा होता है, ठीक ना। और यहाँ पे सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश यहाँ पे मतलब ये सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या करा है कि देखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कि जो कवक है ना प्यारे बच्चों वो पोषण की कौन सी विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों जो कवक होते हैं ना ये मृतजीवी विधि के द्वारा अपना पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिए। 2025 के लिए जो ना प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MBBI है। इससे पहले हम जो ना पहला मॉडल पेपर को पढ़ा चुके हैं। जो भी प्यारे बच्चों पहला मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो वो बेझिझक देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मतलब पहला मॉडल पेपर का लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का अंग है, यानी कि क्लोरोफिल जो होता है ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, पेड़ पौधों में होते हैं। और पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, हरा होता है। वो किसके कारण से हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण से हरा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो ये क्रिया जो होती है ना प्यारे बच्चों किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग की होने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जब भी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होती है दोस्तों प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा घेंगा रोग होती है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 28वां प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन जो होता है ना ये मादा हार्मोन होता है और ये जो स्रावित होता है अंडाशय यानी कि अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रक होता है ना किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों सेरिबरम के द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ये जो घोंघा होते हैं ना प्यारे बच्चों किस समुदाय का प्राणी होते हैं, तो ये मोलस्का समुदाय का प्राणी होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कर रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उभयलिंगी जंतु यहाँ पे कौन होगा, तो केचुआ जो है प्यारे बच्चों क्या उभयलिंगी जंतु है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कर रहा है कि परागकोश होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो परागकोश होते हैं वो किस में होते हैं, तो परागकण में होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो प्यारे बच्चों मनुष्य में जो कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 21वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि यहाँ पे मनुष्य में जो ना प्यारे बच्चों कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं 23वें जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे मनुष्य में अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाए तो क्रोमोसोम की जो संख्या होगी ना प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उपभोक्ता की श्रेणी में जो ना किसे रखेंगे वो आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे उपभोक्ता की श्रेणी में जो रखेंगे ना प्यारे बच्चों किसको रखेंगे, जंगली जानवर को रखेंगे, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा क्या कराएगी, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 3 आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला आर का मतलब क्या होता है, रीड्यूस होता है। दूसरा आर का मतलब क्या होता है, रिसाइकिल। और तीसरा आर का जो मतलब होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, रीयूज होता है। कहने का अर्थ होता है आपका ये तीनों आर का मतलब हिंदी में अगर बोला जाए रिड्यूस यानी कि कम उपयोग हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिसाइकिल यानी कि पुनर्चक्रण हो जाएगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे रीयूज मतलब क्या होगा, पुनः उपयोग हो जाएगा। यानी कि ये तीनों आर का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सभी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे शहरीकरण और प्रदूषण ये दोनों कारण से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, मतलब प्राकृतिक क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कराएगी, यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस्तेमाल किया जा सकता है ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक, तो एथनॉल को जो है ना हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो क्षार होते हैं ना ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और प्यारे बच्चों जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और प्यारे बच्चों जो अम्ल और क्षार के संयोग से जो उदासीन बनता है पदार्थ वो आपका क्या होता है, लवण होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये कराएगी, नई कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की जो दूरी ली जाती है ना प्यारे बच्चों क्या ली जाती है, यहाँ पे देखिएगा नए कार्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो ली जाती है प्यारे बच्चों क्या ली जाती है, धनात्मक और ऋणात्मक, या कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। तो यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव ली जाती है। ठीक है। यहाँ पे सामने में यहाँ पे बोला गया, ठीक है, दर्पण के सामने में नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराएगी, कौन सा रंग है जो खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया था। ठीक है ना। तो खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किए जाने वाला जो रंग है ना प्यारे बच्चों क्या है, लाल रंग है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, विचलन कम होता है, और ये बिना छितराए अधिकतम दूरी तय करती है, इसलिए हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा प्रश्न ये कराएगी, प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है। तो प्यारे बच्चों हम आपको अभी भी बताया जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे क्या कराए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉइल का जो रेजिस्टेंस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, सबसे पहले आप जो है ना प्यारे बच्चों ओम लॉ पढ़े होंगे। ओम लॉ क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा V बराबर जो होता है ना वो क्या होता है, IR होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे, यहाँ पे अगर पूछा जाए R बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V बटे I हो जाएगा। ठीक है ना। जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब
बनता है, कौन सा दर्पण में बनता है, ठीक है ना। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, वो कौन सा दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, या फिर समतल दर्पण में, या फिर आपका उत्तल दर्पण में बनता है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्तों प्यारे बच्चों, किस किस में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, उसके बाद उत्तल दर्पण में बनता है, उसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण में बनता है, यानी कि ये सभी दर्पण में बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है कितना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो आपका पी बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/f होता है। यानी कि लेंस की क्षमता जो होती है ना प्यारे बच्चों क्या होती है, फोकस दूरी की वैध क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो होगी ना प्यारे बच्चों क्या होगा, फोकस दूरी, अगर इसको आप यहीं पे रहने देते हैं तो फोकस दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा जो उत्तल और अवतल लेंस होते हैं, ये आपका कौन सा लेंस हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हम उत्तल लेंस बना लेते हैं, आपका क्या कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो अवतल लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, बीच में पतला होते हैं और किनारे पर मोटा होते हैं। और उत्तल लेंस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस कैसा होते हैं, बीच में मोटा होता है, किनारे पर क्या होते हैं, पतला होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 गोलीय पृष्ठ होता है, मतलब उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, फटाफट से बता सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं समतला उत्तल लेंस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों धातु में जो धारावाहक होते हैं ना क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर कोर इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातु में जो धारावाहक होते हैं ना क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन जो आपके लिए है। तो जो भी विद्यार्थी 2025 में फाइनल एग्जाम देंगे मैट्रिक का, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, या फिर ओम होता है, या फिर एम्पियर होता है। और इनके साथ साथ आप लोग को ये बताना है कि 48 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर आता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे विद्यार्थी जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, पैड नोट्स, तो मेरा मतलब व्हाट्सअप यहाँ पे नंबर ले सकते हैं 6206076569। इस नंबर को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सेव करना और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो जोड़ ही देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ना प्यारे बच्चों का नोट लेना है, तो आप बोलेगा सर हमें नोट लेना है। तो नोट जो है ना यहाँ पे बहुत ही कम, यहाँ पे सस्ती कीमत में आपको मिल रहा है, क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का मात्र 149 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप बोले कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। तो यहाँ पे अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।